Study IQ IAS. Smart aspirants' number one choice. Explain the reasons for PILs in India. As a result of it, has the Supreme Court emerged as world's most powerful judiciary? And fairly recent question, 15 marker. Take 30 seconds. करो. Quick. Okay. See, इंट्रोडक्शन में यू हैव अ कॉन्सेप्ट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. तो या तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कॉन्सेप्ट को समझाते हुए स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप जुडिशियल, इसका जो अंडरलाइन कॉन्सेप्ट है विच इज जुडिशियल एक्टिविज्म, उसको लेके स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, दोनों आर फाइन, है ना. तो आई वुड स्टार्ट विद दिस कॉन्सेप्ट बिकॉज इट इज मोर एक्यूरेट. पीआईएल को समझाते हुए कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज अ, वी कैन से, public litigation where locus standi requirement is relaxed, है ना, is relaxed. and अब एक फैक्ट है, ये मेरे को पता है, बट आप ऐड कर सकते हो कि दिस वाज स्टार्टेड बाय एक्टिविस्ट जजेस लाइक पीएन भगवती, है ना. ओके, बॉडी में आप स्टार्ट करेंगे तो सी, रीजंस फॉर ग्रोथ, पहले बस इतना देखते हैं, सेकंड वाला चीज बाद में देखेंगे. रीजंस फॉर ग्रोथ ऑफ पीआईएल. पीआईएल का कोर क्या है कि लोकस स्टैंडर्ड का रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, इफ यू स्टडीड थोड़ा बहुत तो लोकस स्टैंडर्ड मतलब आई एम होपिंग एवरीवन नोज इट बेसिकली मींस कि अगर कोई पार्टी केस कर रही है तो अगर उनका स्पेसिफिक इंटरेस्ट, उनका खुद का इंटरेस्ट इज इन्वॉल्व्ड, देन द लोकस स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट इज देयर. ठीक है, बट अगर कोई ऐसा जजमेंट है कि ऐसा कोई केस है जहां पे उस पर्टिकुलर पर्सन का खुद का इंटरेस्ट नहीं है बट वो इन जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में फाइल कर रहे हैं, दैट मींस द लोकस स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट इज रिलैक्स्ड. तो पीआईएल में लोकस स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट इज रिलैक्स्ड. किसी भी केस को लेके मैं फाइल कर सकता हूं. फॉर एग्जांपल, अगर गंगा बहुत ज्यादा गंदी हो रही है, लोग कर रहे हैं, कोई इंडस्ट्री कर रही है, तो आई कैन फाइल अ पीआईएल. उसमें मेरा घर का कुछ नहीं जा रहा है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है उससे इन्वॉल्व, बट आई कैन स्टिल फाइल अ पीआईएल. ठीक है, लोकस स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट इज रिलैक्स्ड. तो जब आप रीजंस को देख रहे हो तो सबसे पहला तो रीजन यही है कि लोकस स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट हमेशा से तो रिलैक्स नहीं था, है ना. है ना, कि लोकस स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट हमेशा से रिलैक्स नहीं था. इट वाज रिलैक्स्ड इन एसपी गुप्ता. एटी वन है या 83 है, एक बार चेक कर लेना. आई थिंक 81 ही है. हाँ, मोस्टली 81 ही है. जस्ट चेक वंस, बट ठीक है. तो लोकस स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट वाज रिमूव्ड इन दिस, एंड फॉर दोज हु आर अ लिटिल मोर इंटरेस्टेड, एसपी गुप्ता वाज एक्चुअली द फर्स्ट जजेस केस. जैसे हम थर्ड जज वो पढ़ते हैं ना, जजेस केसेस डिफरेंट डिफरेंट जहां पे कोलिजियम सिस्टम इवॉल्व हुआ है, तो दिस वाज द फर्स्ट जजेस केस. एक और बहुत बड़ा रीजन इज वी कैन से एक्सेस टू जस्टिस, कि अगर बिल्कुल कॉमन से कॉमन आदमी औरत के पास एक्सेस है पहुंचने का इनटू लाइक अ हाई कोर्ट और अ सुप्रीम कोर्ट, तो नेचुरली पीआईएल का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ गया, एंड पीआईएल के केसेस भी बढ़ गए. उसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस वाज एक्सेस टू जस्टिस. का उस टाइम पे वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस वाज एपिस्टोलरी जुरिस्डिक्शन.
एपिस्टोलरी ज्यूरिसडिक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड्स वर ट्रीटेड एज केस फाइलिंग्स अंडर पीआईएल का मैकेनिज्म, ठीक है। तो 1978-79 में फॉर एग्जांपल देयर वाज अ केस, सुना होगा आपने ये, हुसैन आरा खातून 1978, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट पीआईएल्स, ठीक है। तो हुसैन आरा खातून मतलब वो ये कि दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीआईएल्स एंड एसपी गुप्ता वाज वन ऑफ द फर्स्ट केसेस जहां पे पीआईएल का मैकेनिज्म फॉर्मली एस्टैब्लिश किया, ठीक है। तो हुसैन आरा खातून में इट वाज रिलेटेड टू प्रिजन रिफॉर्म्स and this person was an inmate in a prison and they had written their PIL on a postcard and sent it to the Supreme Court and the Supreme Court accepted it as a PIL, ठीक है। तो it was one of the earliest examples of epistolary jurisdiction, basically letters and postcards को PIL बना दिया, ठीक है। एंड हुसैन आरा खातून, फॉर दोज हु डोंट नो, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राइट टू स्पीडी ट्रायल इज पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अनदर वेरी बिग इंपॉर्टेंट रीजन ऑफ which because of which the PILs expanded was the, we can say, integration plus expansion of fundamental rights under articles 14, 19, 21 in Menka Gandhi case 1979। basically the due process of law doctrine जब establish हुआ, that opened the door to interpretation of the laws in many aspects। उससे पहले क्या होता था कि procedure established by law था, उसमें बस कोर्ट ये देखता था कि प्रोसीजर सही हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अगर जो पार्लियामेंट था उसके पास पावर था, पार्लियामेंट ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया, तो जो लॉ बन गया वो लॉ बन गया, वो चाहे लॉ की मेरिट्स में नहीं जाते थे कि लॉ अच्छा है कि खराब है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाद when after the golden triangle of 14, 19, 21 was established by the Menka Gandhi case in 1979, then the court started going into the merits of the law कि लॉ अच्छा है कि खराब है, लॉ जस्ट है कि अनजस्ट है, फेयर है कि अनफेयर है ना। that opened the doors to a lot of litigation actually, ठीक है। नेक्स्ट इसका क्या है, इंटीग्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, राइट। इसके बाद अब आप लिखो एक्सपेंशन ऑफ आर्टिकल 21, इसमें कई सारे आ जाएंगे, है ना। तो इसमें आप लिखो एमसी मेहता लिखो 1985, इसमें लिख दो राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, नहीं राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट बस आर्टिकल 21 लिख दिया है। देन यू राइट बंधुआ मुक्ति मोर्चा 1984, इसमें लिखो राइट टू हेल्थ। देन ओल्गा टेलिस 1985, एमसी मेहता इज 1986, इसमें लिखो राइट टू लाइवलीहुड। देन पुट्टोसामी में लिखो प्राइवेसी, है ना। we can say even like activist organizations, example PUCL का जो 2013 केस था, नोटा जजमेंट जो बोलते हैं, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स का 2002 जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि educational qualifications, criminal background, financial assets of all the election candidates must be put in public domain। तो ये सारे PILs थे, ठीक है। एक्टिविस्ट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन लिखना, है ना। ओके, और क्या रीजन PILs का बढ़ने का, हाँ अगेन एक्सेस टू जस्टिस का ही एक्सपेंशन है, बट फ्री लीगल एड अंडर आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसमें लिख सकते हो प्लस लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987,
जिसमें नालसा और स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ये सब एस्टैब्लिश्ड है ना, लोक अदालत जो जिसमें होती हैं वो, प्लस इसमें ग्राम न्यायालय एक्ट भी लिख सकते हो, ग्राम न्यायालय एक्ट। सी, अब ग्राम न्यायालय का सोच के कोई बोल सकता है कि ये तो वो है बिल्कुल लाइक पब्लिक कोर्ट्स होते हैं जो लाइक मोबाइल होते हैं, लाइक दे मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन प्रॉपर रूरल एरियाज एंड दे एस्टैब्लिश वेरी पेटी डिस्प्यूट्स, ठीक है, बट व्हाट दे हैव ब्रॉट इज लीगल अवेयरनेस, ठीक है, लीगल अवेयरनेस का प्रॉपर आप कह सकते हो एक virtuous cycle establish, if you can call it virtuous cycle establish होता है where people become more aware, people become more aware in the sense कि हम केस भी लड़ सकते हैं, possibility है, that's why वो up the level of judiciary भी जाएगा naturally, access to justice will definitely go in that direction also, है ना, ठीक है, I think enough reasons हैं। तो ये सोचना कैसे है बेसिकली, रीजंस फॉर इंक्रीजिंग में आप सारी तरफ से देखो, स्टेट या जुडिशरी की तरफ से देखो तो एक्सेस टू जस्टिस बेटर हुआ है, लोगों की तरफ से देखो तो लीगल अवेयरनेस बेटर हुआ है, उनके बीच के जो मैकेनिज्म है वो चेंज होते रहे और वो बेटर होते रहे, लाइक एपिस्टोलरी जुरिसडिक्शन हो गया, लाइक एक्टिविस्ट्स हो गए, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, तो उस वे में यहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने स्टेक होल्डर अप्रोच से ही सोचा था, तो वहां पे सही आ रहा है वो उस हिसाब से, अगर आप माइंड फ्रेमवर्क बनाओगे तो, ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है, has the Indian Supreme Court emerged as world's most powerful judiciary? यार नेचुरली उन्होंने पूछा है कि हैज द सुप्रीम कोर्ट बिकम वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल, तो आपको दोनों साइड के आर्गुमेंट्स देके सिंथेसिस या वे फॉरवर्ड देना ही है, ठीक है, यस बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स को भी इट कैन नलिफाई एंड एज पर आर्टिकल 13, आर्टिकल 32, है ना, तो दैट मेक्स इट वेरी एक्टिविस्ट, ठीक है, तो ये चीज आपको लिखनी है, उसके अलावा एंड ये मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के हिसाब से, एंड इसमें आप एग्जांपल दे सकते हो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट व्हिच वाज लाइक एब्रोगेटेड या स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट, मेरे को अभी तो ये याद आ रहा है 97 सीए 2011 बेसिकली जो कोऑपरेटिव्स वाला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसका हाफ पार्ट मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यूज करके द पार्ट ऑफ इट व्हिच वाज रिलेटेड टू द स्टेट कोऑपरेटिव्स उसको नलिफाई कर दिया, ठीक है, बिकॉज उसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ था, ठीक है, then judicial review itself is part of basic structure, L Chandra Kumar case 1997, है ना, then judicial independence is part of basic structure, Minerva Mills 1980, ठीक है, then separation of powers is part of basic structure, तो that means कि बाकी organs का ज्यादा influence नहीं आता, है ना, तो that also makes the Indian judiciary quite strong, है ना, और ये था केशवानंद भारती 1973, ठीक है, और of course PILs have ensured very good, we can say, acceptability and respect of judiciary in eyes of people, तो legitimacy बहुत है, legitimacy makes it very strong, ठीक है, public legitimacy मतलब legitimacy in the eyes of the people makes it very strong, अब कैसे और इसका कंपैरिजन कर सकते हैं क्या, ठीक है, नो क्या लिखोगे सबसे पहले, वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल, तो हमें थोड़ा सा कंपेयर भी करना पड़ेगा, हमें ये बोलना पड़ेगा कि भाई यूएसए का जो सुप्रीम कोर्ट है इट इज द ओरिजिनेटर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म,
यार इसमें ना एक और चीज लिखो आप, जुडिशियल एक्टिविज्म इट इज प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 142, ठीक है। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट इज द ओरिजिनेटर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, इनका जो केस लॉ है जहां पे ओरिजिनली वो चीज हुई थी, जुडिशियल रिव्यू आया था यहाँ से, बट वही जुडिशियल एक्टिविज्म इज लाइक एक्स्ट्रा जुडिशियल रिव्यू, राइट। मार्बरी वर्सेस मैडिसन केस था 1803 का, यूएस सुप्रीम कोर्ट का, वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड, एंड उसी का एक्सटेंशन है जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। तो यूएस सुप्रीम कोर्ट इज द ओरिजिनेटर ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, तो हम ये पक्के से नहीं बोल सकते कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट या फिर द मोस्ट पावरफुल, है ना। अच्छा यहाँ पे एक और चीज लिखो, अपॉइंटमेंट्स, है ना, कोलिजियम, यहाँ पे लिख दो थर्ड जजेस केसेस, थर्ड जजेस केस 1998, है ना। यहाँ पे आप लिखोगे चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं बाकी ब्रांच के, लेजिस्लेचर का है, इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल 124, एग्जीक्यूटिव का है अपॉइंटमेंट अंडर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, है ना। क्योंकि इंडिया डज नॉट फंक्शन ऑन अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर का प्रिंसिपल, वी हैव चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है। ओके और anything that makes the Indian Supreme Court not very powerful? Of course, है ना, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड क्या बोलता है, 4.5 करोड़ केसेस बच रहे हैं अभी, तो काहे का पावरफुल जुडिशरी व्हेन इट कांट इवन गेट टू द केसेस, है ना। नेक्स्ट वी हैव criticisms of judicial overreach hurt legitimacy in eyes of people and the rest other organs of the state also. Example, NJAC verdict, है ना, where many commentators very openly said that the judiciary seems very self-serving because it is escaping accountability, but जो भी है, however it was, NJAC verdict 2015, this was the 4th judge's case, है ना। और कुछ specific which is against the judiciary, ऐसे बोल लो कि Indian judiciary is also a creature of the Indian constitution, hence we do not function on the principle of judicial supremacy but constitutional supremacy, hence we will say that it is a judiciary which is powerful, yes, but which serves the Indian constitution, ठीक है। तो इसको आप कंक्लूजन में लिख दो, ठीक है। तो आप लिखो इंडियन सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी जो भी क्वेश्चन में था is very powerful, yes, no doubt about that, but it needs to take care of pendencies, है ना, checks and balances, constitutional morality, openness, है ना, only then it will become a guardian, यहां पे वो यूज कर सकते हो, कोर्ट है sentinel on the qui vive, which the court actually highlighted itself in this case, Padma versus Hiralal 2002, मतलब it's like a watchful guardian of Indian constitution as I was mentioning. constitution लिख सकते हो, democracy लिख सकते हो। अब you'll see that मैंने way forward conclusion में ही डाल दिया है यहाँ पे, तो do this whenever you do not have any space left for a way forward, so you write going ahead do this to ensure this something like that, ठीक है।
ओके, फेयर इनफ। Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।